बढ़ता हुआ तिजारती खसारा इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह मुल्क की मईशत में बैरूनी सरमायाकारी का कम होना है। जुलाई के महीने में तिजारती खसारा 3.1 अरब डॉलर रहा और एक दफ़ा फिर नजरें तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस की तरफ हैं। अगर तरसीलात ज़र 2.5 अरब डॉलर से ऊपर रही तो करंट अकाउंट खसारा 800 मिलियन डॉलर से कम हो सकता है, वरना जुलाई के महीने में भी बढ़ सकता है। रुपया आज भी दबाव में रहा और गिरकर 163 रुपए 90 पैसे का हो गया है। 7 अक्टूबर 2020 के बाद रुपया कम तरीन सतह पर है। 14 मई 2021 को 152 रुपए 28 पैसे की सतह पर जाने के बाद रुपया 7.1% गिर चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त तरसीलात ज़र सहारा दे रही हैं, मगर बैरून मुल्क सरमायाकारी में मुसलसल इस वक्त कमी हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी में हालांकि जनूबी एशिया में 2020 में बैरूनी सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ 71 अरब डॉलर रही। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा किरदार भारत का रहा, जहां 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। हालांकि कोरोना के दौरान भारत की मईशत मुसलसल दबाव में रही, मगर बैरूनी सरमायाकारी में फिर भी इजाफा हुआ, जिससे भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मई में 592 अरब डॉलर पर पहुंच गए, जिसमें कोरोना के दौरान 102 अरब डॉलर के बैरूनी सरमायाकारी से आए। पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 24.8 अरब डॉलर पर पहुंचे हैं और उसमें भी बड़ा हिस्सा बैरूनी कर्जों का है। बांग्लादेश के 45 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तरक्की पजीर ममालिक में की जाने वाली 662 अरब डॉलर की सरमायाकारी में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। वियतनाम ने 15.8 अरब डॉलर, इंडोनेशिया ने 18.6 अरब डॉलर, चीन ने 149.3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल की। यहाँ तक कि कोरोना के दौरान 2.6 अरब डॉलर की सरमायाकारी के साथ बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है, जो मुश्किल से 2 अरब डॉलर के आसपास सरमायाकारी हासिल कर सका है। नासिर जमाल की आज की खबर के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी का हजम पाकिस्तान में कम हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी का मुल्क में टोटल हजम 5 साल में 41.9 अरब डॉलर से कम होकर 2020 में 35.6 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि भारत का बैरूनी सरमायाकारी का हजम 318 अरब डॉलर से बढ़कर 480 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी 2 अरब डॉलर का इनखला देखा गया है। इटली की बड़ी एनर्जी कंपनी ANI गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बेच कर जा चुकी, जबकि कुछ मजीद कंपनीज भी पाकिस्तान से निकलने के लिए खरीदार ढूंढ रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 सरबराह तब्दील कर चुकी है और वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में बैरूनी सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से अच्छी मार्केटिंग ना होना बताई। 11 माह में 28% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, मगर आउटफ्लो ही देखा गया है एक लंबे अरसे से। कोविड के दौरान भी मईशत मनफी होने के बावजूद भारत में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, तकरीबन 600 अरब डॉलर के करीब। पाकिस्तान में अब तो बिजली भी है, दहशतगर्दी भी नहीं है, क्यों उस हिसाब से FDI नहीं आ रहा है? बेटर मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग ही ठीक नहीं है। हमारा FDI है, हमारे पास इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा चाइना कि हम लोग, उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। अब हमारा काम है उनके पास जाके बैठ जाना। उनकी जो कंपनियां रीलोकेट हो रही हैं, वियतनाम में हो रही हैं, म्यांमार में हो रही हैं, कंबोडिया में हो रही हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सनसेट इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं और उसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, इस किस्म की कंपनीज हैं जो कि हमारे पास तो उसकी नो हाउ है, तो हम क्यों नहीं उनको इधर लेके आते? तो हमारी जो BOI की मार्केटिंग है वो एक किस्म से उसने बिलो एवरेज काम किया है, तो इसको रिवैम्प किया जाएगा। और CPEC जो है उसकी रिवैम्प करने की ये ज़रूरत है कि मार्केटिंग के लोग भी चलाएं। कोरियंस हैं, बाकी हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैकेज तो बनाए ना। हम पाकिस्तान को एक डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट हमें हब बनाना चाहिए। मुस्तफा साहब मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह। तहरीक इंसाफ के दौर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रहे, 8 महीने में ही मुस्ताफ़ी हो गए हारून शरीफ साहब। साहब बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, कोरोना के बावजूद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, भारत के तो जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ गए, हालांकि मईशत दबाव में नज़र आई है। वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, हर जगह पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? आप तो खुद जब हुकूमत में आया बड़े पॉजिटिव थे कि बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर आप भी छोड़ गए, क्या वजह है? शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप थे वो मार्केटिंग ठीक नहीं करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही।
देखिए, इसमें स्ट्रक्चरल इशू हैं शाहजेब। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब मैं आया था तो इमरान खान साहब के साथ मैंने 4-5 ममालिक के दौरे भी किए। उन्होंने बड़ा ब्रिलियंटली स्पेस ओपन की कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए, फिर अमीर ऑफ कतर तशरीफ़ लाए, सब ने कमिटमेंट्स टेबल पर रखी थी। लेकिन वो कमिटमेंट्स को मटीरियलाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास इम्प्लीमेंटेशन का मसल नहीं है। मैं वहाँ पर पुश करता रहा, क्योंकि आप जब लेकर इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज में डाल देते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाता है। तो एक तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने मॉडर्न लाइंस के ऊपर प्रोफेशनल्स के थ्रू, जो शौकत तरीन साहब जिसको मार्केटिंग कह रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं हम कर पाते हैं, इंटरेस्ट को ले आते हैं। आप देखिए जितने हमारे बाहर की FDI आई है, या तो वो प्रोजेक्ट लिटिगेशन में चले गए हैं, या वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पॉलिसी की तब्दीली, इनकंसिस्टेंसी की वजह से ख़राब हो गए। तो ज़्यादा हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस वजह से बढ़ा है कि हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाते, पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर पाते। और मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों को भी इतनी तवातर से चेंज करते हैं, जो इन्वेस्टर है उसका रिलेशनशिप बनता है 1 या 2 लोगों से, अगर वो बदल जाए तो वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हिचकिचाता है। हमें इससे सीखना चाहिए, और जो अभी इस हुकूमत के लिए भी 2 साल रह गए हैं उसके अंदर हमें चाहिए कि हम इसको तवातर के साथ कोई फोकस तरीके से प्रोजेक्ट्स को टेबल पर रखें। ये ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होती है इन्वेस्टमेंट, और जो ट्रांजैक्शंस बनाने की कैपेसिटी है वो दुनिया में बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है, हमारी सरकार में अभी वो कैपेबिलिटी है नहीं। अब फिर एक ज़माना था, कहा जाता था कि जी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी, एक तो यहाँ पर एनर्जी नहीं है, लोड शेडिंग इतनी है, दूसरा यहाँ पर दहशतगर्दी का मसला है। अब दहशतगर्दी का मसला भी हल हो गया, साथ में लोड शेडिंग का मसला भी हल हो गया। तो इस हुकूमत के पास ये दोनों मसाइल नहीं थे। फिर CPEC के तहत कहा गया कि जी ये जब CPEC बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर आएगी इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक जोन्स भी बना दिए, हुकूमत का दावा है। उसके बावजूद अगर इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक की तरह, पड़ोसी ममालिक की तरह क्यों नहीं आ रही है? आपका ख्याल है कि अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4-4 सरबराह इस हुकूमत में आए, बार बार बदल देते, उससे फ़र्क पड़ता है या कोई और मसला है? जी बिल्कुल, ये जो पॉलिसीज़ और लोगों का तसलसल इसमें एक फंडामेंटल चीज़ है, क्योंकि जब इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंस से एक चीज़ डिस्कस करता है, जब हम आगे लेकर जाते हैं तो अगर फेसेस चेंज हो जाएं तो उनके पास बाकी ऑप्शंस भी होती हैं। वो 5 ममालिक को देख रहे होते हैं। तो हमें फ्यूचर में चाहिए कि एक तो पॉलिसी का तसलसल बनाएं, और दूसरा जो लोग हमें डील कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, एक तो वो काबिल हों, लेकिन उनको आप एम्पावर करें, गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी नज़र आए। क्योंकि उन्होंने देखिए होता क्या है, जो इन्वेस्टर, सबसे पहला तो मैं ये काम करूंगा, हमारे बेस्ट एम्बेसडर्स तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं, हमें उनको फैसिलिटेट करना है। अगर वो अच्छा लफ्ज़ बोलेंगे हमारे लिए तो बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जो एग्जिस्टिंग वालों का ख्याल नहीं कर पाएंगे, उनके ज़मीन के मसाइल हैं, उनके ये जो रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड के मसाइल हैं, उनके जो बाकी चीज़ें हम हल नहीं कर पाएंगे स्पीडीली, वहाँ पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे इदारे के पीछे वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस को विजिबली खड़ा होना चाहिए, ताकि जो बाकी सूबे हैं और वजारतें हैं वो ताउन करें। अभी तक मैं लाइटर टोन में आपको बताता हूँ कि जब मैं 1 साल रहा तकरीबन, तो उसमें मेरे 4 फेडरल सेक्रेटरी तब्दील किए गए। फिर जो वहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ है वो सारा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू आता है। हमें लोग वो चाहिए जो इन्वेस्टर की ज़बान बोले, और हुकूमत बदले तो पॉलिसी भी ना बदले, और की लोग उसको कंटिन्यूटी को इंश्योर करें। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कानून में लिखे हुए हैं, सिर्फ हमने उसके ऊपर अमल करना है, और उसके ऊपर जो एक ब्यूरोक्रेसी का कैप्चर हुआ है, अगर हम उसके अंदर डेंट डाल सके तो आई थिंक कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में उतनी ट्यून में ना सही लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाए। आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास बैरूनी सरमायाकारी, पहले उसका ख्याल करें ताकि वर्ड ऑफ माउथ हो, उसकी वजह से दूसरे भी आएँ। अब पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में कमी भी है। पाकिस्तान का दरामदी जो इस वक्त बजट है, जो दरामदी जो इंपोर्ट्स है उसमें जा रहा है बहुत ज़्यादा, मगर हुकूमत कहती तो है कि हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए नए ब्लॉक्स जो हैं उनको ऑक्शन करेंगे, मगर ENI इटालियन कंपनी जो इतने अरसे से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, वो अपने स्टेक्स बेचकर चली गई है पाकिस्तान से। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हम बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसका आना और निकलना बहुत आसान है। कोविड के दौरान भी इंडिया में बहुत ज़्यादा आई है। इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी हिस्ट्री के बेस्ट लेवल्स पर चली गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है। पाकिस्तान से वो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर ही जा रही है, उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं आ रही है। तो एग्जैक्टली क्या मसला है कि पाकिस्तान
नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, नहीं रडार पर है इस वक्त, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और उल्टा हमने ENI का एग्जिट देखा, हालांकि इतने पोटेंशियल की बात होती है और हुकूमत कह रही है कि हम और ब्लॉक्स भी देंगे। जी देखिए, ये जो मैंने इसी से लिंक कर रहा हूँ जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जा रहा है, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। हमें इसको बिल्कुल क्लियरली एनालाइज करना चाहिए कि हम उनके मसाइल क्यों नहीं हल कर पाए, क्योंकि आपका बेस्ट एम्बेसडर वही है। जब एक एम्बेसडर, जैसे आपने ANI की मिसाल दी कि अपने स्टेक्स बेचकर निकलता है, तो उसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा होता है कि ज़रूर कोई वजह होगी, इतनी अच्छी मार्केट से वो निकल गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को तो मैं साइड पे रखता हूं क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमारी मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड वेल, लेकिन लोगों के पास कोई और चॉइसेस आ गई होंगी। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्टेक्स बढ़ाएं और मुख्तलिफ ममालिक के बढ़ाएं। उसके लिए हमें कुछ इदारा जाती स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करनी है, वरना आप इसी स्ट्रक्चर में किसी को भी बिठा देंगे तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। और ये पैगाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पैगाम मुझे बाकी ममालिक के सरबराहान ममलकत ने भी दिया है, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स ने भी दिया है कि जी हमें कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप एक चाहिए जो स्ट्रक्चर जो हमसे ट्रांजैक्शंस कर सके। हमारा जो अभी तक स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो वही है कि 20 काम एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब कर रहे होते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को भी क्लब कर देते हैं। यहाँ पर मेरे ज़ाती ख्याल से हमें इन्वेस्टर को बिल्कुल क्लियर तरजीहात के तौर पे एक स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है जिस पे उनका एतमाद बहाल हो। जैसे बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, तो मैं खुद, क्योंकि मैं जब वर्ल्ड बैंक में था उसको देखता था, तो वहाँ हसीना वाजिद साहिबा ने अपने ऑफिस के अंदर एक यूनिट बनाया और वहाँ पर, जैसे आपको पता है हड़ताल अक्सर होती है, सिर्फ 2 गाड़ियों को गुजरने की ज़रूरत है उसमें, एक जो एम्बुलेंस है, दूसरा जिसके ऊपर एक्सपोर्टर या इन्वेस्टर का स्टिकर है। जब तक हम ये वीज़ा पॉलिसीज़, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बेसिक इश्यूज़ को ब्यूरोक्रेसी से निकाल के, जैसे दुबई ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया, कतर ने बनाया, कोई ऐसा इदारा नहीं बना पाएंगे। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और जुडिशल सिस्टम को ठीक होते बहुत देर लगेगी। बहुत शुक्रिया शहजूब की गुफ्तगू आपने सुनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत लाजमी है पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, करंट अकाउंट को पर जो प्रेशर आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि दूसरे ममालिक में हमें नज़र आया कि रिजर्व्स बढ़े।